हेलो नमस्कार सस्ता का आदाम खामाखानी दोस्तों। एक चैप्टर है जो हमने कुछ ही टाइम पहले या आई गेस लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट लेक्चर में किया था, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 10 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। अब हुआ क्या है कि इस चैप्टर में जो आपका इंस्टीट्यूट ने ये स्टैट अपडेट दिया नवंबर 21 का, इसमें कुछ एडिशंस थे इस टॉपिक में जो जब हमने लेक्चर पढ़ाया तब हम कवर करना रह गया था हमसे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जो एडिशनल पार्ट रह गया था कवर करना, वो हम इस अलग से इस सेशन में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने वो सेशन देख लिया है पहले, आई गेस लेक्चर नंबर 25-26 कुछ होगा, वो आप देख लीजिए। उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन ये वाला पार्ट होगा। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किस बारे में बात हो रही है इन एडिशंस के अंदर? ये बात सबसे पहले तो दो बातें होंगी यहाँ पे। एक हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ई इन्वॉइसिंग को लेके, और सेकंड हम बात करने वाले हैं क्विक रिस्पांस कोड, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं क्यूआर कोड को लेके। सबसे पहले बात करते हैं ई इन्वॉइसिंग की। तो ई इन्वॉइसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग। ये मैंडेटरी है किसके लिए? फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज 1 जुलाई 2017 को ही तो जीएसटी आया था जीवन में, तो हम तो वहीं से ले सकते हैं। 17-18 के साल से लेके कभी भी किसी भी साल के अंदर अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करता है तो आपको ई इन्वॉइसिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। अच्छा, अब सर ये 50 करोड़ आया है, पहले ये फिगर कुछ और था। जी हाँ, पहले ये फिगर कुछ और था। ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा चार्ट आपके इंस्टीट्यूट ने बना के दिया है। E-invoicing is mandatory for every taxpayer whose aggregate turnover in any financial year from 17-18 exceeds। पहले ये लिमिट 500 करोड़ थी और वो विथ इफेक्ट हो रहा था फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से। तो उस दिन को हम देख रहे थे कि पिछले कोई साल में टर्नओवर क्रॉस हुआ है क्या 500 करोड़, तो हम मैंडेटरी कर रहे थे ई इन्वॉइसिंग। फिर हमने बात किया 1 जनवरी 2021 में, हमने अमेंड करके क्या बोल दिया, नहीं 500 ज़्यादा हो गया। जिसका भी पहले का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको हम ले लेंगे आटे में ई इन्वॉइसिंग के। अब हमने रिसेंटली क्या बोल दिया, 1 अप्रैल 21 को हमने क्या बोल दिया कि 50 करोड़ की लिमिट रहेगी जिसका ये टर्नओवर क्रॉस कर रहा है किसी भी पिछले साल के अंदर, हम तो बोलेंगे भैया ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी। ऑफ कोर्स ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी करने के लिए आप टर्नओवर पिछले सालों का देख रहे हैं, लेकिन कंपलसरी तो कब से है? जिस दिन आया उसी दिन से ना। तो 1 अप्रैल 21 को आया तो इस दिन से आप पे लागू हो जाएगा अगर पिछले किसी साल में आपको टर्नओवर इससे ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, तो ये है ई इन्वॉइसिंग। अभी तो ई इन्वॉइसिंग के आपके जीएसटी पोर्टल वाले भी सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेवल पे। एनीवे मैं चले गया ऑफ ट्रैक, ये आपके सिलेबस का पार्ट वैसे भी नहीं है वो सब। एक हो गई बात ई इन्वॉइसिंग की। सेकेंड बात जो यहाँ पे एडिशंस हुई थी वो थी क्विक रिस्पॉन्स कोड की। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्या होता है सर? वो याद है आप कभी जब किसी दुकान पे नुक्कड़ पे जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो ऐसा एक क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, इसमें ऐसा कुछ तो ऐसा गंदा सा डिज़ाइन बना हुआ होता है ना। पेटीएम का क्यूआर कोड और गूगल पे का क्यूआर कोड, फ़ोन पे, आपने बहुत सारे क्यूआर कोड देख रखे होंगे। बस उसी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा उसमें और डिटेल होगी, बाकी वही होगा। क्लैरिफिकेशन क्या बोला देखो यहाँ पे, ऑल B2C इन्वॉइसेस, मतलब B2B की बात कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? आंसर इज नो। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे। इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 एक्सीड्स 500 करोड़ आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव अ क्विक डायनेमिक क्यूआर कोड फ्रॉम December 1, 2020। इस दिन से क्यूआर कोड लगाना हो गया है मैंडेटरी। किसके लिए मैंडेटरी हो गया है? अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल में 500 करोड़ एक्सीड करता है तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड भी साथ में लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली पॉइंट इतने खास काम के नहीं, आगे चलते हैं। इसको गोली मारो, यहाँ पे आ जाओ। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन फर्दर क्लैरिफाइड, सेकुलर नंबर सो एंड सो। 23 फेब को कुछ और क्लैरिफिकेशन है। क्या बोल दिया? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। देखो पहले तो साफ साफ बोल दिया आंख बंद करके कि 500 करोड़ क्रॉस किया टर्नओवर,
आपके इन्वॉइस के साथ साथ में आपको QR कोड का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। फिर बोले यार ये क्या बोल दिया, गलत हो गया है। तो क्या किया, देखो वो कब किया लोगों ने, 21 मार्च 2020 को ये डिसाइड किया, हमारे लॉकडाउन के ही दौरान 1-2 दिन पहले डिसाइड किया, और अब उसके 11 महीने बाद जागे और वो बोले नहीं नहीं बाबा सबको कहाँ परेशान करेंगे घसीटेंगे। तो क्या बोल दिया, पहली बात कुछ लोग को एप्लीकेबल नहीं है QR कोड। किसको एप्लीकेबल नहीं है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को, किसी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, NBFC को भी इंक्लूड कर लिया उसके अंदर। भाई तुमको QR कोड की ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों ज़रूरत नहीं है, अरे इनका तो काम है, इनका तो मेन सप्लाई क्या है, पैसा बांटते रहना, तो इनका तो 500 करोड़ बहुत मामूली बात है, तो ये कहाँ से इसे कंप्लाई करेंगे। मतलब नहीं बाबा नहीं, तुमको नहीं। फिर क्या, GT है, GT है वो लॉरी वॉरी वाले अपने यार। अब ये वो लॉरी वॉरी सवाल है, ये तुम्हारा QR कोड सवाल बैठेंगे पागल जैसा। क्या बोला, नहीं तुमको भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कब, इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज। फिर क्या बोल दिया, कोई सप्लायर ऐसा है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। अरे ऊपर वाला गुड्स को सप्लाई करता था, ये तो आदमियों को सप्लाई करता है। एक सेकंड गलत मत सोचना, मतलब वो आदमी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओला वोला सब जो होते हैं ना, ये सब उनकी बात कर रहा हूँ। तो बोला तुम भी क्या QR कोड दोगे, ठीक है। अच्छा मैं स्पेसिफिकली ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, ओला तो ECO में आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ओला जैसे लोगों की, यानी कि जो वो कार ड्राइवर है, कार चला रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है वो। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। बोला तुमको भी एप्लीकेबल नहीं, QR कोड ऐश करो। और कौन है, सप्लायर, देखो ध्यान से, सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस। OIDR सर्विस का सप्लायर, वो जो सप्लाई कर रहा है, उसको बोला तुमको भी QR कोड की ज़रूरत नहीं है। और किस किस को ज़रूरत नहीं है, बोला नो डायनेमिक QR कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट में क्यों ज़रूरत नहीं है, देखो एक्सपोर्ट को हम बाय डिफ़ॉल्ट B2B मानते हैं, इसीलिए हम उसको एग्जेम्प्ट करवा देते हैं GST के अंदर। तो अब हम उसको एग्जेम्प्ट करवाने के लिए जब B2B मान लेते हैं, तो हमको तो वैसे भी पता है कि QR कोड तो B2C के लिए चाहिए था। इसके लिए क्या बोला, एक्सपोर्ट्स के लिए QR कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक्सपोर्टिंग कर रहे हो तो QR कोड के लिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा अब बार बार मैं बता रहा हूँ QR, आपने वो फ़ोटो भी देखा है पेटीएम का। अब आप सोचते होंगे QR कोड में क्या क्या आना चाहिए। देखो QR कोड में जो सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है उसका GST नंबर डिटेल होना चाहिए, उसका UPI ID होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड होना चाहिए, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेटा होना चाहिए, टोटल कितना इन्वॉइस वो होना चाहिए, GST अमाउंट अलॉन्ग विद ब्रेकअप ऑफ CSI, ये सब होना चाहिए। प्लस इस डायनेमिक QR कोड के अंदर इतनी औकात, इतनी ताकत होनी चाहिए कि डिजिटल पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो जो हम रोड पे देखते हैं पेटीएम का, उसमें तो खाली क्या होता है, जैसे आप स्कैन करते हो क्या दिखता है, उस शॉप का नाम दिखता है। तो वहाँ तो लिमिटेड डिटेल होती है, वहाँ पे अमाउंट भी आप खुद डालते हो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लॉ मेकर्स ने क्या बोल दिया कि इस तरह का QR कोड हमेशा होना चाहिए बिल से अटैच, जो ये सभी इन्फॉर्मेशन को उसमें अपने आप में इनकलकेट करता हो। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। कंप्लाइंस विथ डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट्स इन सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस है जहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखते हैं। इफ द सप्लायर इज इशूड इनवॉइस हैविंग डायनेमिक QR कोड फॉर पेमेंट, द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं, हमने कोई सेपरेट QR कोड नहीं दिया, हमने इनवॉइस में ही QR कोड लगा दिया, तो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ये मान जाएंगे। एक बात बताऊं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने ध्यान दिया आजकल आपका जो लाइट बिल है ना, लाइट बिल के ऊपर भी QR कोड बना हुआ आता है ना। आप सीधा उस QR कोड को पेमेंट करके पेमेंट कर सकते हो। और कई बार जो बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम जब स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद में वो आपसे अमाउंट नहीं पूछता है, सीधा बिल का अमाउंट अपने आप उसमें आ जाता है, सीधा पेमेंट करना होता है। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइट का जो बिल आता है वो इस कंप्लायंस में फॉल होता है इसलिए वो ऐसा करते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक ऐसा कर रहे हैं, को पता होना चाहिए, ठीक है। वो फ्यूचरिस्टिक ऐसा कर रहे हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा ही ये बोल रहा है, अगर किसी इन्वॉइस में लिख दिया
QR कोड दे दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि आपने हमारा QR कोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। अब कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, डिपार्टमेंट आया क्लैरिफिकेशन के साथ। अगर एक सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है, दुकान के सामने रख दिया, ले भाई ये तेरा QR कोड, बट कस्टमर ऑप्ट करता है टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनामिक QR कोड, होता है ना। अभी हम भी तो देखते हैं, हम जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो दुकान पे सपोज करो उसने बोला ये लो पेटीएम QR कोड, ज़रूरी है क्या मैं उस पेटीएम के QR कोड से पेमेंट करूँ? मेरी मर्जी ना करूँ? बोला वो कस्टमर नहीं कर रहा है, कस्टमर नहीं कर रहा है चाल से, तू ऑफर नहीं किया तो नहीं चलेगा, लॉ मेकर्स का ये मानना है, ठीक है। तो अगर उसने उससे एक्सेप्ट पेमेंट नहीं दिया उस कस्टमर ने, और सप्लायर ने क्या किया, क्रॉस रेफरेंस दे दिया इस पेमेंट का विदाउट यूज ऑफ डायनामिक QR कोड ऑन द इनवॉइस, तो हम मान लेंगे कि उसने QR कोड से कंप्लाई कर दिया है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, केस क्या था, सप्लायर ने QR कोड प्रेजेंट कर दिया है, रेसिपिएंट उस QR कोड को यूज़ नहीं कर रहा है पेमेंट करने के लिए, वो अपने हिसाब से ऑल्टरनेटिव मीन से पेमेंट कर रहा है, और सप्लायर ने उस इनवॉइस को, उस पेमेंट को लिंक कर दिया है अपने उस सिस्टम से, अपने मैकेनिज्म से, तो हम मान लेंगे कि सप्लायर ने QR कोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, बशर्ते क्रॉस रेफरेंस दे देना चाहिए उसको। इफ अ सप्लायर makes available to customers electronic mode of payment where through dynamic QR code is not displayed but the details of merchant as well as transactions are displayed or captured otherwise। देखो ये क्या फंडा है, सप्लायर ने क्या किया, कस्टमर को कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट का तरीका दे दिया, वो डायनेमिक QR कोड के थ्रू दिया, वेयर दो डायनेमिक QR कोड इज नॉट डिस्प्लेड, QR कोड डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन एक तरीका, कोई लिंक कुछ ना कुछ दे दिया जहाँ से वो पेमेंट पॉसिबल हो पा रहा है, तो बोला उस केस में भी क्या मान लेंगे, QR कोड तूने दे दिया, कंप्लायंस कर दिया है। केस तरीका है, इन केस ऑफ प्रीपेड इन्वॉइसेस वेयर पेमेंट हैज़ बीन मेड बिफोर इशुएंस ऑफ इन्वॉइस। अरे प्रीपेड में तो क्या होता है, इन्वॉइस देने के पहले ही पेमेंट आ जाता है, उधर क्या करने का, सिंपल है, पेमेंट पहले आ गया ना, तो क्रॉस रेफरेंसिंग कर देते हैं इन्वॉइस के साथ में, तो भले ही इन्वॉइस बाद में दे रहा है, क्रॉस रेफरेंसिंग कर दे उस पेमेंट का, तो मान लेंगे तूने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, वंस द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज कंप्लाइड विद द डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट, वेदर द सप्लायर यूजिंग सच ई कॉमर्स पोर्टल और एप्लीकेशन विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायनेमिक QR कोड। ई का है, समझो मैं ओला की बात करता हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, समझो मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट की जो ऐप है उस पर बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं। अब सामान कौन बेच रहे हैं, इसमें सप्लायर सामान बेच रहे हैं, और कोई हमारे जैसे कंज्यूमर रिसिपिएंट वो सामान खरीद रहे हैं। सप्लायर ने यहाँ लिस्ट किया, मैंने सामान ले लिया। अब सप्लायर सपोज करो 500 करोड़ वाली कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसको तो QR कोड देना कंपलसरी है। अरे लेकिन हम जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, हम पेमेंट सप्लायर को करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर को? हम पेमेंट फ्लिपकार्ट को करते हैं या जहाँ से माल आया उसको करते हैं? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। फ्लिपकार्ट को पेमेंट करते हैं, तो फ्लिपकार्ट को पेमेंट करते हैं, तो हमको फ्लिपकार्ट ने QR कोड प्रोवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने QR कोड कंप्लाई कर दिया, QR कोड हमको दे दिया, तो क्या फिर भी सप्लायर को QR कोड देना पड़ेगा हमको? ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका लॉजिकल आंसर क्या बनता है कि भाई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कंप्लाई कर दिया है और तेरा पेमेंट आ गया है, तूने उसको क्रॉस रेफरेंसिंग कर दिया तेरे सप्लाई के साथ में, तो मान लिया जाएगा तूने भी QR कोड का कंप्लायंस कर दिया है। वही नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आराम से अपने घर पे बैठ के प्यार मोहब्बत से पढ़ लेना। दैट्स इट, ठीक है। सो दिस वाज सम ऑफ द एडिशंस with respect to the chapter number 10. I hope you got it. That's it for this particular session. किसी और लेक्चर को यहाँ मिक्सअप करके I would not confuse you guys. That's it. फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा।